हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। जनरल नॉलेज वाले सीरीज में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके पहले हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव भी देख चुके हैं पार्ट 2 में। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग सारा का अध्ययन करेंगे, सारा के बारे में जान लेंगे और नेक्स्ट में इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेड वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले एक लाइन से करके ये जितना भी है यहाँ पे लिखा गया है सबके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा थ्योरी टाइप में पढ़ लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, क्योंकि इन सब से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो हम लोग को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो भी अनबन रहता है देशों के बीच में व्यापार को लेकर उसको क्या करेंगे, समाप्त करके और उसको बढ़ावा देंगे अपने व्यापार को। उसकी स्थापना 1995 में मराकेश के संधि के तहत की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जो चीज है, इसका स्थापना 95 में हुआ था। मुख्यालय इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है। वर्तमान में इसमें 164 देश इसमें शामिल है। ठीक है, 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसमें 164 यानी लास्ट देश जो बना वो अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ है। सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, इसके लिए सर्वोच्च निकाय है इसके निर्णय के लिए, जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरोपियन। तो इसमें जो भी तथ्य था याद करने के लिए कि इसकी स्थापना कब हुई, मराकेश की संधि के समय की गई थी, मुख्यालय जेनेवा है, 164 देश है, लास्ट देश कौन सा बना, ये सब चीज पे आप लोग फोकस कीजिएगा स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ में, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, यूरोपियन संघ में 27 सदस्य देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है। 27 देश इसको मिल के बने हुए हैं, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। मेनली ये यूरोप में स्थित है, जिसकी स्थापना मिस्त्रिक की संधि 1 नवंबर 1993 को की गई थी। जो मिस्त्री की संधि के हर एक जो हुआ है ना कहीं संधि करके सारे देश मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं। ठीक है, अपने राजनीतिक और आर्थिक सुविधा सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज याद किएगा। 27 देश है। मस्त्रिक की संधि के दौरान ये हुआ था, 93 में हुआ था, 1 नवंबर 1993 में हुआ था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ज्यादातर मुख्यालय पूछता है सबसे रिलेटेड। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व के 27 देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में कितने टोटल सदस्य हैं? अभी भी इसके 27 ही सदस्य हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इसका सदस्य बना। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया इसका सदस्य बना है। कहीं कहीं पे 28 भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, यूरोपियन संघ में 27 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संभागिता है। आर्थिक और राजनीतिक दोनों तथ्यों से ये दोनों सब सारे इसके अंदर 27 जो देश हैं सारे जुड़े हुए हैं। देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, जिसकी व्यापार को आसान जिससे क्या किया जाता है, व्यापार को आसान बनाया जा सके और विभिन्न देशों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो सके। जो भी इसमें देश शामिल है इसमें व्यापार अच्छे से कंटिन्यू रहे और कोई भी विवाद न हो, इसीलिए इस संघ को बनाया गया है। आगे देखते हैं, नेफ्टा के बारे में पढ़ते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। नेफ्टा मतलब होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। देखिए, इसमें जो है एक व्यापक व्यापार समझौता है। ये व्यापार समझौता किया गया बस अमेरिका के 30 देश जो है, देखिए कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और मैक्सिको, बस ये 3 देशों के बीच में ये समझौता किया गया है व्यापार को अच्छा करने के लिए तथा निवेश के नियम को निर्धारित करने के लिए इसको किया गया है। इसमें से रिलेटेड जो इलीगल टैक्स वगैरह जो भी वसूला जाता था इन सबको खत्म कर दिया गया इसमें और अच्छे से व्यापार किया जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, मुख्यालय इसका मैक्सिको सिटी में है, ओटावा में है, वाशिंगटन डीसी में है, क्योंकि 3 देश है और तीनों देशों में एक एक इसका मुख्यालय है जहाँ पे काम होता है, हेडक्वार्टर है हर एक देश में इसका। ठीक है, तीनों देशों में।
नाफ्टा ने तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश के लिए अधिकतर टैरिफ और गैर बाधाओं को व्यवस्थित रूप से हटा दिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया टैक्स वगैरह जो भी है, गैर टैरिफ जो हो गया या टैरिफ हो गया, इन सब बाधाओं को हटा दिया है और ओपनली ये व्यापार अपने देश में करते हैं तीनों देश मिलकर। ठीक है, इस समझौते के कारण इन तीन देशों में के बीच माल की ढुलाई जो भी एक्सपोर्ट होता था, ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है, पर लगने वाले कर यानी जो भी टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया गया है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, करेंसी को लेकर तीनों देशों के बीच में व्यापार संबंधी काफी सुगम बनाया गया है। ठीक है, इस टैक्स से रिलेटेड पेमेंट और ट्रेडमार्क से लेकर करेंसी से लेकर काफी सुगम बनाया गया है इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा नाटो। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं हम लोग, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को कहा जाता है। ठीक है, नाटो के अंदर देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है कि स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। देखो ध्यान रखना है, 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ है। 12 इसके संस्थापक सदस्य द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। ठीक है, वाशिंगटन में इसको किया गया था। यह एक उत्तरी अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। इसका मुख्यालय जो है ये देखिए, ये भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका। ठीक है, याद रखिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें जो देश हैं वो 30 देश हैं। ठीक है, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। क्या है ये नाटो जो है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में क्या है, सैनिकों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें क्या होता है वर्ष 2017 और वर्ष 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसिडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। देखिए 2017 में जो है 2017 में मोंटेनेग्रो को और 2020 में मैसिडोनिया को इसके अंदर शामिल किया गया है। अब ये होता क्या है, देखिए नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी देश है ना, अगर इन सब देशों में किसी देश पे भी एक आक्रमण होता है, इन सारे देश को युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखिए जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों देशों पर आक्रमण मना जाता है। किसी भी एक देश पर अगर इसमें जो 30 देश शामिल है, किसी भी एक देश पे अगर आक्रमण हुआ तो वो सारे देश पे आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 5 में ये चीज निहित है और इसके अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू कर दिया गया था। ठीक है, समझ गए आप लोग कि इसके अंदर जो भी अगर कोई अटैक करता है किसी एक देश पे, इससे नाटो के किसी एक देश पे, तो वो पूरे देश पे अटैक माना जाएगा और वो लोग जवाब देंगे इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग एडीबी कहते हैं, एशियाई विकास बैंक इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, इसमें यहाँ पे इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य हैं, टोटल 68 सदस्य हैं, जिसमें 49वां जो एशिया प्रशांत देश, जिसमें से क्या है, उसमें से 68 देशों में से जो 49 देश है ना, वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, एडीबी के में शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जापान का है। सबसे ज्यादा एडीबी में जो शेयर इन्वेस्ट करता है वो किसका है, सबसे ज्यादा शेयर है जापान का। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जापान का शेयर है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एडीबी विकासशील देशों की उन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से सहयोग के माध्यम से आर्थिक और विकास की दिशा में कार्य करती है। ठीक है, एडीबी रणनीति 2030, इसमें एक रणनीति बनाया गया है 2030 के लिए। ठीक है, जिसको बोला जाता है एडीबी स्ट्रेटजी 2030 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार एडीबी के कार्यों को निर्धारित किया गया है। एडीबी उसी की जो भी एशिया प्रशांत क्षेत्र है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उसी के बेस पे काम किया जाएगा आगे। ठीक है, तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखने वाला जो चीज है वो है कब इसका हुआ, 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में इसका गठन हुआ है।
ठीक है। 49 जो है प्रशांत एशियन क्षेत्र है, इसके यहाँ पे 68 टोटल सदस्य हैं। मनीला में इसका, फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम लोग एशियान भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एशियान से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उन सभी देश को मिला के संगठन बनाया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। जो भी उस देश के बीच में जो राजनीतिक तनाव बढ़ता है उसी को क्या किया गया है, उसको स्थिरता देने के लिए, उसको तनाव को शांत करने के लिए इसका गठन किया गया है। आसियान का आदर्श वाक्य है, देखिए आसियान का आदर्श वाक्य एक आइडियोलॉजी इसका है क्या कि एक विजन रहेगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसमें जो देश रहेगा सबका एक ही विजन रहेगा, एक ही आइडेंटिटी होगा और एक ही कम्युनिटी होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अनबन नहीं होगा किसी के बीच में। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 अगस्त को ही इसका गठन किया गया था। आसियान का सचिवालय, यहाँ पे जो काम किया जाता है, आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ पे है, जकार्ता, जकार्ता में है, जिसका 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग, जैसे ये था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, उसी तरह से यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है। ठीक है, देखिए सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण एशिया, ये दक्षिण एशिया का है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। पहले इसमें 7 ही देश थे, लेकिन 8वां देश जो बढ़ गया, अफगानिस्तान इसमें ऐड हो गया और ये हो गए 8 देश। समझ गए आप लोग। इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और ये सारा देश का नाम भी इसका याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली कि इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए जितने भी भारत के ये सब पड़ोसी देश ही हैं, ठीक है, ये सारे शामिल हैं इसमें, पाकिस्तान नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, अब देखिए 2007 के पहले सार्क में 7 सदस्य थे। 2007 में देखिए 7 सदस्य जैसे कि मैंने बताया, और अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका शिखर सम्मेलन होता है, अफगानिस्तान इसको 8वां देश सदस्य इसका बन गया, जुड़ गया इसमें। ठीक है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। सार्क की जो स्थापना थी 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ढाका में हुआ था, 1985 में ये किया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को ये सार्क दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसका स्थापना हुआ था इस दिन। संगठन का संचालन सदस्यों देशों के मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त महासचिव के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों को वर्णमाला क्रम के अनुसार किया था, अल्फाबेट के अनुसार इसका किया जाता है नियुक्ति। ठीक है, समझ गए आप लोग सार्क के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा G7। देखिए इसका क्या हुआ था, G7 का कुछ समय के लिए नाम जो हटा के G8 कर दिया गया था क्योंकि इसमें एक और देश शामिल हो गया था। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 देशों का ये समूह था। इसमें 8वां देश रसिया कुछ दिन के लिए शामिल रहा, फिर रसिया को इससे निकाल दिया गया, तो फिर से वो G8 से G7 बन गया। तो G8 टॉपिक दिया रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें ये फिर से उसका G7 ही हो गया। तो देखिए G7 जिसको ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है, इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का ये समूह है। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं के विषय में चर्चा करने के लिए। कनाडा वर्ष 1976 में, यूरोपियन संघ 1977 में इस समूह में शामिल हुआ था। अब देखिए वर्ष 1997 में क्या हुआ था, रसिया इसमें शामिल हुआ, तो G7 से इसका नाम बन गया G8 जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में रूसिया क्रीमिया विवाद जो हुआ था ना, रूस को क्रीमिया एक विवाद हुआ था जिससे इसको समूह से इसको निष्कासित कर दिया गया था रसिया को, और ये फिर से बन गया हमारा G7। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि जो G7 का रसिया सदस्य कब बना था, तो 1997 में इसका सदस्य बना। ठीक है, और 2014 में जो क्रीमिया विवाद हुआ उसमें इसको निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए अरब लीग है,
अरब लीग भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है इससे क्वेश्चन। अरब राज्यों का लीग, अरब राज्यों का लीग है, इसीलिए इसको आमतौर पे अरब लीग कहा जाता है। यह उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जिसको मध्य पूर्व बोला जाता है, कि अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, इसका 22 मार्च 1945 को 6 सदस्यों के साथ गठन किया गया था, जिसमें काहिरा में जॉर्डन, मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन, 1949 में जॉर्डन शामिल हुआ था, लेबनान, सऊदी अरबिया, सीरिया इसमें शामिल हुए थे। हेडक्वार्टर जो इसका है वो काहिरा में है। याद रखने वाली बात यह है कि अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है, काहिरा में है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। सदस्य इसमें अभी 22 मेंबर हैं। ठीक है, सदस्य देशों के मध्य संबंध को अधिक घनिष्ठ बनाना और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, सदस्य देशों के बीच में अच्छे से घनिष्ठ मित्रता बनाना और अच्छा राजनीतिक संबंध रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। देखिए ये अस्थायी रूप से है। इसका स्थापना 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन जो हुआ था 10-14 सितंबर के दौरान 1960 में इसका स्थापना किया गया था। देखिए ईरान, इराक, कुवैत, यहाँ पे तेल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरब और वेनेजुएला इस संगठन में 5 संस्थापक सदस्य हैं। यही पांचों मिलकर इसका संस्थापना किए हैं। वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या जो है वो 14 हो चुकी है। ठीक है, ओपेक के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित रखने। जैसे क्या होता है, तेल जहां पे निकलता है, मनमानी लोग तेल कोई अपने ढंग से ना करे, उसका एक उचित उत्पाद, कितना खर्च करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, तेल को किस कीमत पे करना है, तो एक ये संगठन है जो ये सब चीज डिसाइड करती है। ठीक है, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफायती या नियमित आपूर्ति एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिए एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। समझ गए आप लोग। ओपेक का मुख्यालय जो है वो वियना में है, ये ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछता है ओपेक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये वियना में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस के बारे में, जहाँ पे ब्लड बैंक जो होता है, यहाँ पे क्या है, लोगों को जीवन को बचाना ही इसका उद्देश्य है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। ठीक है, इंसान की जिंदगी और सेहत को बचाना है रेड क्रॉस का। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। याद रखना है, जेनेवा में है रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार इसको मिल चुका है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों को राहत दिलाना है। ठीक है, प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। सबको पता होगा, अगर जो लोग मेरे डेट वाले इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट वाले जो सेशन दे चुके हैं उनको आसानी से ये याद होगा कि प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, जिस दिन क्या होता है, संस्थापक जो थे इसका हेनरी ड्यूनेंट, इनका जन्मदिन था उस दिन, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है ब्रिस्क। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, ब्राजील, रसिया। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इतना देश यहाँ पे है, यानी दक्षिण अफ्रीका, तो इसीलिए इसका नाम ब्रिस्क रखा गया है। ब्रिस्क उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राजील, रसिया जो यानी रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षर जो ब्रिस्क लिखा गया है, इसी से मिलाकर इसका नामांकन किया गया है। ठीक है, 2009 में स्थापित किया गया था। यह 2009 में स्थापित किया गया था और इसमें 5 सदस्य हैं। जो ब्रिस्क की पहला इसका लेटर है वही इसका सदस्य है। ब्रिस्क देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। जितना भी ब्रिक्स देश में पांचों ये देश शामिल है, दुनिया का जितना आबादी है उसका 40% है। और इसका वैश्विक सकल जो डोमेस्टिक घरेलू जो उत्पाद होता है, ठीक है, इसमें 30% है। ठीक है, जिसको जीडीपी हम लोग कहते हैं, वो इसका 30% है इन सब देशों को मिलाकर पूरे वर्ल्ड में। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और एक उभरता हुआ निवेश बाजार या वैश्विक शक्ति भी इसको माना जाता है। ब्रिक्स का उद्देश्य, ठीक है, अधिक अस्थायी, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ
साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में। और नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊँगा इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव बन जा सकता है, जैसे किसी का डेट हो गया, किसी का हेडक्वार्टर हो गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट करता है, क्योंकि एक जगह आप लोगों के पास हो जाएगा सारा हेडक्वार्टर, सारा इसका डेट, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन वही मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।